स्वागत करता हूं सभी साथियों का एक बार पुनः भारतीय विजन क्लासेस में। आज हम यूजीसी नेट में अभी तक काव्य शास्त्र से जितने भी प्रश्न आए हैं सभी प्रश्नों का रिवीजन करेंगे और साथ ही यह जान पाएंगे कि यूजीसी नेट की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें काव्य शास्त्र से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। सभी प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। आज हम भारतीय काव्य शास्त्र एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र से 2004 से लेकर 2025 तक जितने भी प्रश्न आए हैं सभी प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, जिससे आपका क्या होगा कि जब आप नेट की परीक्षा में बैठिएगा तो काव्य शास्त्र से जो भी प्रश्न आएंगे उसका जवाब आप बहुत ही अच्छे तरीके से दे पाइएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूजीसी नेट जेआरएफ 2004 से लेकर 2025 तक। पहला प्रश्न है, विखंडन की अवधारणा का संबंध किस वाद से है? विखंडन की अवधारणा का संबंध किस वाद से है? ऑप्शन ए आधुनिकतावाद, बी संरचनावाद, सी नई समीक्षा, डी उत्तर आधुनिकतावाद। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर आधुनिकतावाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आचार्यों के बीच सही कालक्रम का निर्देश कीजिए। ऑप्शन ए है भामा, दंडी, आनंदवर्धन, क्षेमेंद्र। ऑप्शन बी है आनंदवर्धन, अभिनय गुप्त, विश्वनाथ, जगन्नाथ। सी है भट्टनायक, विश्वनाथ, कुंतक, जगन्नाथ। और डी ऑप्शन है भरत, भामा, कुंतक, जगन्नाथ। अब सबसे पहले सबका समय देख लेते हैं। तो सबसे पहले भरत मुनि का जो समय है वो क्या है? तो यहाँ पर अलग अलग सभी में जो ऑप्शन में है वो अलग अलग आचार्य दिए हुए हैं। तो यहाँ पर भरत मुनि का समय कितना है? भरत मुनि का जो समय है आप ऑप्शन देख के ही जान गए, क्योंकि भरत मुनि ही सबसे पहले होंगे। अब पूरा ऑप्शन में जो है भरत मुनि का ऑप्शन एक ही है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भरत, भामा, कुंतक, जगन्नाथ। भरत का समय जो है वो प्रथम शताब्दी यानी प्रथम और द्वितीय शताब्दी के लगभग है, और भामा का जो समय है वो है छठी शताब्दी के लगभग में। कुंतक का समय है 10वीं शताब्दी, और जगन्नाथ दास रत्नाकर के तो जानते हैं वही 17वीं शताब्दी के आचार्य माने जाते हैं। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ध्वनिया लोक किसकी कृति है? बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑप्शन ए अभिनव गुप्त, बी राजशेखर, सी मम्मट, डी आनंदवर्धन। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आनंदवर्धन। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है? उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रूप गोस्वामी, बी अभिनव गुप्त, सी राजशेखर, डी मम्मट। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूप गोस्वामी। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं। अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए शंकुक, ऑप्शन बी अभिनव गुप्त, ऑप्शन सी भट्ट लोलट, ऑप्शन डी आनंदवर्धन। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अभिव्यक्तिवाद के जो प्रवर्तक हैं वो है अभिनव गुप्त। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। जितने भी प्रश्न हम आपको अभी रिवीजन करवा रहे हैं सभी प्रश्न जो है यूजीसी नेट की परीक्षा में सभी प्रश्न आ चुके हैं, और कहा जाता है कि नेट की परीक्षा में बैठने के बाद जो है काव्य शास्त्र से बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, और इसे प्रत्येक यूजीसी नेट की परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आते हैं, क्योंकि सिलेबस में लगा प्रश्न तो आएंगे ही। तो इसमें से किस प्रकार से प्रश्न आते हैं उसका रिवीजन करते जाइए और संपूर्ण प्रश्नों को देख लीजिए। हो सकता है कि इन्हीं में से कोई प्रश्न आपके परीक्षा में आ जाए। अगला प्रश्न है, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए आई ए रिचर्ड, बी टी एस इलियट, सी क्रोचे, डी लोंजाइनस। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्रोचे। क्रोचे जो हैं वो अभिव्यंजनावाद के क्या हैं? तो प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है, काव्य में उदान तत्व को सर्वाधिक महत्व किसने दिया है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी इलियट, ऑप्शन डी लोंजाइनस। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोंजाइनस, क्योंकि उदातवाद के प्रवर्तक भी कौन है? तो लोंजाइनस है, और उन्होंने काव्य में उदान तत्वों को सर्वाधिक महत्व दिए हैं।
अगला प्रश्न है, रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है। अब रस सूत्र के व्याख्याकार उनका सही अनुक्रम को देखना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। सिद्धांत के अनुसार कौन सबसे पहले आए हैं, तो एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पर भट्ट लोलट यहाँ पर भट्ट लोलट जो है सबसे पहले हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर बी और सी नहीं होगा। अब भट्ट लोलट के बाद शंकु कहेंगे, शंकु के बाद भट्टनायक, उसके बाद अभिनव गुप्त। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फिर से, निम्नलिखित पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय चिंतकों का काल कर्मानुसार सही अनुक्रम कौन सा है। तब एक एक करके देखते हैं। तो सभी लोग जान गए होंगे क्योंकि अरस्तु का नाम सबसे पहले आ जाएगा। तो ये दो ऑप्शन आप हटा दीजिए, अब बचा दो ऑप्शन। अरस्तु के बाद कौन आए थे, अरस्तु के बाद कौन आए थे, तो अरस्तु के बाद कॉलरिज आए थे। तो अरस्तु के बाद कॉलरिज, देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, अब यहाँ तक चलना है। अब कॉलरिज के बाद कौन आ जाएंगे, कॉलरिज के बाद जो है यहाँ पर जॉन क्रो रेशम है, आईएस रिचर्ड है। तो उसके बाद कौन आएंगे, तो जॉन क्रो रेशम आएंगे और अंत में रिचर्ड आएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है। सही अनुक्रम पूछा है काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का। अब एक एक करके देखते हैं। काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रस मंजरी, रस गंगाधर। देखिए इसमें सभी में सबसे पहले कौन आएगा सही अनुक्रम, तो सबसे पहले काव्यानुशासन होगा। तो ऑप्शन ए और डी जो है ये, अब यहाँ पर बी सी को क्या करेंगे, बी सी यहाँ पर हटा देंगे। अब मेरा जो ऑप्शन ए और डी है। अब काव्यानुशासन के बाद क्या आएगा, तो काव्यानुशासन के बाद साहित्य दर्पण दोनों में दिया हुआ, ये भी बिल्कुल सही है, इसके बाद की रचना है। उसके बाद है रस मंजरी, रस गंगाधर, रस मंजरी, रस गंगाधर। अब यहाँ पर देखिए रस मंजरी पहले आया, बाद में रस गंगाधर आया। तो रस मंजरी पहले होगा, बाद में फिर रस गंगाधर होगा। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सभी हैं। अब यहाँ पर जो है मिलान वाला प्रश्न आया, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आप जब परीक्षा में बैठते हैं तो आपसे नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान से प्रश्न होते हैं, इसको नहीं छोड़ना है, इसे आप बना कर ही आइएगा। क्योंकि ये समझिए आपके लिए कहीं थी बोनस पॉइंट मिल जाता है कि आप इसको आराम से बना लीजिए। इसमें अगर दो को भी आप जान लीजिएगा ऑप्शन में, तो आप सही जवाब देकर ही आइएगा। तो सबसे पहले यहाँ ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन देखिए सूची 1 में 4 ऑप्शन है, सूची 2 में 5 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन जो है वो नहीं है। अब इसको मिलाएंगे हम एक एक करके। सबसे पहले भट्ट लोलट, भट्ट लोलट का कौन है, तो भट्ट लोलट का जो है वो उत्पत्तिवाद कहाँ पर है, उत्पत्तिवाद जो है भट्ट लोलट जी का है। उसके बाद देखिए अभिव्यक्तिवाद जो है ये आपका अभिनव गुप्त जी का हो जाएगा, अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त। तो देखिए ए का क्या हो जाएगा, ए का हो गया आपका ए का चौथा, ए का चौथा कहाँ ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन ए का चौथा। और डी का क्या हो जाएगा, पहला, डी का पहला, डी का पहला इसी में है। अब देखिए ये का चौथा यहाँ पर, अब बाकी ऑप्शन में है ही नहीं। तो इस तरह आप तुरंत दिमाग लगा लीजिएगा, इसका ऑप्शन जो बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। क्योंकि इसके बाद जो है यहाँ पर और भी ऑप्शन है, तो सभी ऑप्शनों को हम बता देते हैं। अनुमतिवाद, अनुमितिवाद के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, तो अनुमितिवाद के जो प्रवर्तक है वे शंकुक हैं। और आपका एक और यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है भुक्तिवाद यानी भोगवाद, भोगवाद के जो भुक्तिवाद या भोगवाद याद रखिएगा ये भट्ट नायक का है, क्योंकि नायक ही भोगता है, यानी इसे भुक्तिवाद भी मिलेगा या भोगवाद भी मिलेगा। याद रखिएगा इसको भोगवाद भी कहा जाता है, भोगवाद याद रखिएगा, भोगवाद या भुक्तिवाद। इसके जो प्रवर्तक हैं, इसके सिद्धांत करता है वो कौन है, भट्ट नायक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो गया, बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो इस तरह के प्रश्नों को आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही आसान से प्रश्न हो जाते हैं। क्योंकि इसमें से 4 में अगर 2 ऑप्शन भी हम जान लेते हैं तो याद रखिएगा आपका 90% प्रश्नों को आप सही कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों को उनके सिद्धांत के साथ सम्मिलित कीजिए। अब यहाँ साहित्य चिंतकों का फिर से वैसा ही प्रश्न आ गया है। अब एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले मिलाते जाते हैं। अभिव्यंजनावाद, अभिव्यंजनावाद, अब इधर से मिलाएंगे ना, ए बी सी डी है, इनको मिलाएंगे इनके साथ, इसमें से एक ऑप्शन जो है वो नहीं होगा। 5 है तो 4 में ही मिलेगा। तब एक एक करके देखते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आ गया है। तो सबसे पहले मिलाएंगे जॉन पॉल सार्त्र, जॉन पॉल सार्त्र का क्या हो जाएगा, कौन सा वाद में आएंगे, यानी मिलाना है। तो जॉन पॉल सार्त्र का अस्तित्ववाद कहाँ है, तो अस्तित्ववाद हो जाएगा, यानी ए का क्या हो जाएगा, ए का दूसरा, ए का दूसरा है ऑप्शन में देख लीजिए, ए का दूसरा,
ए का पंचवां, ए का पहला, ए का पंचवां, ए का दूसरा। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका सिर्फ डी ऑप्शन जो है उसमें ए का दूसरा दिया हुआ, बाकी में है ही नहीं। तो इसी तरह तो आप तुरंत ही जान गए कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। इसका जवाब जो है ए का दूसरा। और यहाँ देखिए अब यहाँ पर जो है मार्क्सवाद के यहाँ पर कोई भी सिद्धांतकर्ता चिंतक है ही नहीं, तो ऑप्शन 5 जिसमें भी होगा वो तो होगा ही नहीं, तो ये तो ऐसी भी चला गया। अब ये का दूसरा है, तो इस तरह के प्रश्न आपको गलती नहीं करने हैं। तो यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। बहुत ही आसान प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आ गया। विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जाक देरिदा साहब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इन सिद्धांतों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न फिर से आ गया। सबसे पहले भुक्तिवाद यानी भोगवाद क्या हो जाएगा, भोगवाद भट्टनायक यानी डी का दूसरा कहाँ है, ठीक है, एक ऑप्शन में आ गया। अब देखिए अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त, सी का पहला, तो सी का पहला भी है। अब देखिए डी का दूसरा कहीं और ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसके बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ अन्य ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं। अनुमितिवाद की क्या हो जाएंगे, अनुमितिवाद जो शंकु का हो जाएगा। अब आपका एक और बच गया उत्पत्तिवाद, उत्पत्ति जो है वो भट्ट लोलट का हो जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न था और आसान भी प्रश्न था ना, आसान प्रश्न था, बढ़िया भी था और आसान भी था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आपके टॉपिक से नहीं है, लेकिन यह प्रश्न जो आ गया है इसमें पीडीएफ में ये भी शामिल हो गया था। ये आपका आदिकाल का प्रश्न है। अब इस प्रश्न जब इसको भी देख लेते हैं, बहुत बार ये प्रश्न आ जाता है। खुमान रासो के रचयिता कौन हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो खुमान रासो दलपति विजय, परमाल रासो जो है नरपति नाल, बिसलदेव रासो परमाल रासो जगनिक हो जाएगा, बिसलदेव रासो नरपति नाल और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। तो यहाँ पर जो है ये इसको मिला दिए। अब यहाँ पर अब्दुल रहमान जो है वो यहाँ पर जो है ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि उनकी रचना यहाँ पर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आया, ये भी सुमेलित करने वाला प्रश्न है। एक तरफ जो है वो एक तरफ देख ली सिद्धांत है और दूसरी तरफ जो है उसके जो सिद्धांत करता है वो है आचार्य हैं। अब एक करके देखते हैं, इस मिलान को देखते हैं। ये का क्रोचे का सिद्धांत का नाम क्या है, तो क्रोचे का अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत है। ये का पहला हो जाएगा। ऑप्शन में हम आते हैं, ए का पहला कहाँ है, ए का पहला। अब देखिए एक का कहीं पहला फिर नहीं है, तो इसका मतलब इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के प्रश्न जब प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। अगर आप 2 ऑप्शन भी अगर जान रहे हैं तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इन आचार्यों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, पर यूजीसी नेट की परीक्षाएं होती हैं उसमें अधिकतर प्रश्न आपको इस तरह के देखने को मिलेंगे। तो इन आचार्यों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। अब एक करके देखते हैं। अब सबसे पहले चिंतामणि का देखते हैं, ये का क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो ये का क्या हो जाएगा, चिंतामणि का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए, कविकुल कल्पद्रुम चिंतामणि का हो जाएगा। यानी ए का तीसरा 2 ऑप्शन में है, मतलब 2 ऑप्शन ये चला गया आपका। आगे देखते हैं मतीराम का क्या हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया है, मतीराम ललित ललाम, इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। तो बी का पांचवा यहाँ आ गया, बी का तीसरा, ये भी ऑप्शन आपका जो है ये बी ऑप्शन में चला गया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। केशवदास का तो आप जान ही रहे हैं, केशवदास की रचना का नाम क्या है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो केशवदास का नखशिख वर्णन है। अब भिखारी दास का काव्य निर्णय तो बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है और हर जो अभ्यर्थी हैं सब कोई इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। काव्य निर्णय के जो रचनाकार है वो भिखारी दास हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर जो है विद्वानों का कथन दिया हुआ है, काव्यानुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। यह कथन किनका है, ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी नामवर सिंह, सी नंद दुलारे वाजपेयी, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यह प्रसिद्ध कथन जो है वो रामचंद्र शुक्ल जी का है।
आपको बता दूं कि अगर आप कथन में आपको कन्फ्यूजन अगर आप जान रहे तो बहुत ही अच्छा है, अगर पूर्ण कन्फ्यूजन हो और ऑप्शन में अगर रामचंद्र शुक्ल दिया है तो आपको बिल्कुल पता नहीं हो कि किसका यह कथन है, तो आप पहला ऑप्शन जो आपके लिए रहेगा वो रामचंद्र शुक्ल को ही मारिएगा। अगला प्रश्न है, लोंजाइनस के अनुसार उदात का प्रमुख स्रोत क्या है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। लोंजाइनस के अनुसार उदात का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए विचार, ऑप्शन बी प्रकृति, ऑप्शन सी भाव प्रवणता, ऑप्शन डी अलंकार योजना। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विचार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चक्र का चक्का हो जाना किस ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न आ गया है। चक्र का चक्का हो जाना किस ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण है? ऑप्शन ए विषमीकरण, ऑप्शन बी समीकरण, ऑप्शन सी विपर्यय, ऑप्शन डी आगम। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समीकरण। अगला प्रश्न है, एक तरफ देखिए सूची एक को सूची दो में मिलाना है। एक तरफ जो है वे काव्य लक्षण दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उसके जो आचार्य वो दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक का शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये किनका है? बहुत ही प्रसिद्ध है, ये भामा जी का है, तो ये का तीसरा हो जाएगा। ये का तीसरा देखिए ऑप्शन में, देखिए तो बी ऑप्शन में ये का तीसरा दिया हुआ, बाकी ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो आप अगर एक ऑप्शन भी अगर जान लीजिएगा तो आप प्रतियोगी परीक्षा में सही जवाब देकर आइएगा। अब यहाँ पर वाक्य रसात्मक काव्यम ये भी जान रहे हैं किनका है? विश्वनाथ जी का है। तो डी का दूसरा देखिए इसी में है, डी का दूसरा मिला लीजिए, डी का दूसरा यहाँ है, तो इसका मतलब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है, काव्य शास्त्र के इन ग्रंथों को रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आ गया है। काव्य शास्त्र के इन ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ क्या करना? सुमेलित करना है। काव्य प्रकाश किनका है? तो काव्य प्रकाश मम्मट का है, डी का दूसरा हो जाएगा, डी का दूसरा दो जगह है। फिर देखिए साहित्य दर्पण, बहुत बढ़िया है, साहित्य दर्पण किनका है? तो विश्वनाथ जी का है। तो विश्वनाथ जी कहाँ है? साहित्य दर्पण बी का पहला हो जाएगा, बी का पहला कहाँ है? बी का पहला इसी में है, क्योंकि डी का दूसरा बी का पहला भी आ गया। उसके बाद ध्वनिया लोग सभी लोग जान रहे हैं, आनंदवर्धन जी का है, ए का तीसरा, तो ए का यहाँ पर बी का मिला लीजिए, बी का पहला है, ए का तीसरा, इस ऑप्शन में चलेंगे, ये ऑप्शन में नहीं ना, क्योंकि इसमें बी का पहला यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ पर नहीं है। तो बी का पहला देखिए फिर से मिला लीजिए, काव्य प्रसाद मम्मट यानी डी का दूसरा, ऑप्शन बी में देखिए डी का दूसरा। उसके बाद जो है साहित्य दर्पण किनका बताए? साहित्य दर्पण जो है वो विश्वनाथ जी का है, तो बी का पहला यहाँ हो गया। ध्वनिया लोग बहुत ही प्रसिद्ध है, आनंदवर्धन जी का है, तो ये का तीसरा हो जाएगा। और उसके बाद रस गंगाधर बहुत ही आसान था, तो रस गंगाधर जो है वो किनका है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का है, तो यहाँ पर ऑप्शन ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? ऑप्शन ए भट्टनायक, ऑप्शन बी विश्वनाथ, ऑप्शन सी भट्टलोलट, ऑप्शन डी शंकुक। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा शंकुक, याद रखिएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था ये। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अलंकारों की काव्य शोभा कारक धर्म किसे माना जाता है? याद रखिए किसे माना जाता है। अब यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, एक एक करके सभी ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए भामा, ऑप्शन बी दंडी, ऑप्शन सी मम्मट, ऑप्शन डी क्षेमेंद्र। तो अलंकारों के काव्य का शोभा कारक धर्म किसने माना है? किसने है, याद रखिए किसने माना है। तो ऑप्शन नंबर बी दंडी ने माना। किसने माना है? दंडी। अगला प्रश्न है, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं। ऑप्शन ए मधुसूदन सरस्वती, ऑप्शन बी जीव गोस्वामी, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी रूप गोस्वामी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रूप गोस्वामी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर से प्रश्न देखिए, प्रश्न लगता है दोबारा आ गया है।
देखिए प्रश्न को हम करवा चुके। देखिए प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न रिपीट भी होते हैं, ये भी याद रखिएगा, रिपीट होते हैं, इसलिए जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है उनको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिपीट प्रश्न आ जाते हैं। अब यहाँ रिपीट प्रश्न आया है, फिर से देखते हैं। शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम, तो ये का क्या हो जाएगा, तुरंत याद रखिए। ए का हो जाएगा, ए का भामा, ए का क्या हो जाएगा, ए का दूसरा हो जाएगा ना, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो शब्दार्थो सहितो काव्यम भामा, ए का क्या हो जाएगा, दूसरा। ए का दूसरा कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में ही है। वाक्य रसात्मक काव्यम, अभी जस्ट देखिए इस प्रश्न को, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, सी का पहला हो जाएगा, सी का पहला, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका क्या है, तो सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, सभी ऑप्शन में है। सबसे पहले सभी ग्रंथ है उनका जो समय है वो देख लेते हैं, उसके बाद जो है सभी का क्या करेंगे, अनुक्रम, सही अनुक्रम को हम करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्नों को हम एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले है रस गंगाधर, सबसे पहले कौन है, रस गंगाधर। इसका समय जो है, क्योंकि किनका रचना है, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचना है, तो याद रखिए 17वीं शताब्दी के समय का होगा, 17वीं शताब्दी इसका समय होगा। उसके बाद देखिए काव्य अलंकार सूत्र, काव्य अलंकार सूत्र, काव्य अलंकार नहीं, काव्य अलंकार सूत्र, देखिए कंफ्यूजन नहीं होइएगा। काव्य अलंकार सूत्र इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार वामन है, जबकि काव्य अलंकार के रचनाकार कौन है, तो भामा है। तो काव्य अलंकार सूत्र का समय है वो है 8वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी। ध्वन्यालोक का समय क्या है, तो ध्वन्यालोक का जो समय है 9वीं शताब्दी है, 9वीं है। जबकि जो भामा है जिनका काव्य अलंकार है, इसका जो समय है वो 6वीं शताब्दी है। तो सही अनुक्रम को देखना, सबसे पहले क्या आ जाएगा, देखिए 6वीं, 8वीं, 9वीं, 17वीं। तो सबसे पहले काव्य अलंकार हो जाएगा, दो जगह आ गया, एक जगह ना काव्य अलंकार, उसके बाद 8वीं काव्य अलंकार सूत्र हो जाएगा, फिर ध्वन्यालोक हो जाएगा, अंत में रसगंगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में काल कर्मानुसार आचार्यों का कौन सा क्रम सही है। अब जितने भी आचार्य हैं उनके समय अनुसार काल क्रम को सजाना है, पहले से बाद में। तो सबसे पहले सबका समय देख लेते हैं। तो मम्मट का समय, मम्मट का समय क्या है, तो मम्मट का जो समय है वो है 11वीं शताब्दी। दंडी का समय क्या है, तो दंडी का जो समय वो है 7वीं शताब्दी। उसके बाद देखिए आनंद भामा का समय क्या है, तो भामा का जो समय वो 6वीं शताब्दी है, और आनंदवर्धन का समय जो है वो कितना है, तो 9वीं शताब्दी है। तो सबसे पहले कौन आ जाएंगे, सबसे पहले जो है भामा आएंगे, भामा के बाद देखिए, भामा के बाद 7वीं शताब्दी में दंडी, भामा, दंडी, उसके बाद है आनंदवर्धन और मम्मट, उसके बाद क्या आ जाएंगे, मम्मट। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ऑप्शन ए लोक भाषा, ऑप्शन बी जन भाषा, ऑप्शन सी देश भाषा, ऑप्शन डी अशुद्ध भाषा। तो भरत मुनि ने अपभ्रंश का क्या नाम दिया है, तो देश भाषा कहा है। क्या कहा है, देश भाषा कहा है। अगला प्रश्न है, भुक्तिवाद की अवधारणा, भुक्तिवाद की अवधारणा, देखिए प्रश्न भी रिपीट हो गया है। तो भुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ऑप्शन ए मम्मट, ऑप्शन बी भट्टनायक, ऑप्शन सी भट्टलोलट, ऑप्शन डी आनंदवर्धन। तो भुक्तिवाद जिसे भोगवाद बोले थे, भोगवाद यानी नायक जी का, तो भट्टनायक इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथ और ग्रंथकारों को सम्मिलित करना है। सबसे पहले ये प्रैक्टिकल क्रिटिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिज्म किनकी रचना है, तो ये जो है रिचर्ड की है, रिचर्ड। तो एक का दूसरा सीक्रेट वुड, सीक्रेट वुड किनका है, तो सीक्रेट वुड जो है इलियट जी का है। इलियट कहाँ पर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी का जो है 5वां हो जाएगा। उसके बाद है, अब देखिए ए का क्या मानना, ए का दूसरा, बी का 5वां। देखिए आप जिस प्रकार आप प्रतियोगी परीक्षा में सही करेंगे उसी प्रकार हम रिवीजन करवाने का प्रयास करें, ताकि आप उसी प्रकार वहाँ प्रैक्टिस करें और आप सही ऑप्शन को चूज करके आएँ। तो ए का दूसरा और बी का 5वां, ए का दूसरा, बी का 5वां, ए का दूसरा, बी का 5वां ऑप्शन नंबर इसमें है। अब देखिए लिरिकल बैलेट्स, लिरिकल बैलेट किनका है, तो वर्डवर्थ का है, तो सी का 4था हो जाएगा। उसके बाद जो है पोइटिक्स किनका है, तो पोइटिक्स जो है वो अरस्तु जी का है।
तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा इसका जो है, देखिए ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आया है, देखिए यही प्रश्न जैसे तीसरा बार रिपीट हुआ है। देखिए हम जितने भी प्रश्नों को करवा रहे हैं ये सभी 2004 से लेकर 2025 तक अभी तक यूजीसी नेट की जो परीक्षा हुई है हिंदी की, उसमें जो प्रश्न आए हैं काव्य शास्त्र सभी प्रश्नों को देख रहे हैं। देखिए यह प्रश्न तीसरी बार ये प्रश्न को हम देख रहे हैं, इसका मतलब कई बार प्रश्न रिपीट हो जाते हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को पढ़कर जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिपीट भी होते हैं प्रश्न। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का जो है भामा हो जाएगा, और डी का भी जान रहे, डी का क्या हो जाएगा, डी का विश्वनाथ हो जाएगा। ये दो हो गया। अब देखिए नन्नू शब्दार्थों काव्य में एक जुड़ गया इसमें, देखिए एक अलग से जुड़ा है। नन्नू शब्दार्थों काव्यानी किनका है, नन्नू शब्दार्थों काव्यानी जो है ये दंडी जी का है। किनका है, दंडी जी का है, याद रखिएगा। तो ये का क्या हो जाएगा, ये का तीसरा ऑप्शन नंबर यहाँ पर है। और डी का जो है, देखिए डी का जो है यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर पांचवा होगा, छिप गया है। उसके बाद है बी का क्या हो जाएगा, बी का पहला, और सी यानी सी का क्या हो जाएगा दूसरा, नहीं कुंतक जी का ये है। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न था, लगभग रिपीट प्रश्न नहीं था। इसमें एक जो है नन्नू शब्दार्थों काव्यम जो है एक काव्य लक्षण एक अलग से इसमें जुड़ गया था, लेकिन इसमें बाकी ऑप्शन वही थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम किस आचार्य का कथन है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यह जो कथन है वो किस आचार्य का है। ऑप्शन नंबर ए मम्मट, बी विश्वनाथ, सी पंडित जगन्नाथ, डी भामा। तो तो यहाँ पर सही इसका बिल्कुल क्या जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर की क्या है, ये जो है यह कथन जो है इन्हीं का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है। अब देखिए समय अनुसार काल क्रमानुसार सही अनुक्रम को पूछा है, तो सबसे पहले कौन आया है इसको देखना है। सबसे पहले देखते हैं, तो सबसे पहले अस्तित्ववाद, इसका समय क्या है। तो अस्तित्ववाद का जो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में भी, हाँ सभी ऑप्शन में लगभग सब है, बाकी क्रम आगे पीछे है ना। तो अस्तित्ववाद का जो समय है वो काल क्रम क्या है, तो इसका समय है लगभग 1813 से 1835 ईस्वी तक रहा है ये। फ्राइडवाद का जो समय वो क्या है, तो इसका समय है 1856 से 1939-40 तक चला था, याद रखिएगा 39-40 तक चला था फ्राइडवाद। संरचनावाद इसका समय कहाँ तक है, तो ये 1725 से आगे है, 1725। उसके बाद है आपका बच गया उत्तर संरचनावाद। देखिए नाम से ही आप जान गए, क्योंकि संरचना के बाद ही उत्तर संरचना है, उत्तर मतलब बाद होता है, तो निश्चित है कि इसके बाद ही ये होगा। तो 17वीं के बाद ये है, तो इसका मतलब सबसे पहले कौन हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा अस्तित्ववाद हो जाएगा या संरचना। अब यहाँ पर कालक्रम पूछा है ना, कालक्रम पूछा है, तो सबसे पहले कौन होगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अब सभी प्रश्नों को देखते हैं, सबसे पहले जो है वो आपका जो है मिलाते हैं। तो संरचनावाद का समय हम क्या बताए 1725, तो सबसे पहले ये हो जाएगा। उसके बाद है 1725 के बाद जो है अस्तित्ववाद का जो समय 1813 बताएं। तो उत्तर संरचनावाद का समय जो है वो जो है इसको भी बता देते, कंफ्यूजन रहेगा, 1970 के बाद है, 1970 के बाद है, तो सबसे लास्ट में ये रहेगा, कंफर्म है। तो उत्तर संरचनावाद लास्ट में रहेगा। बीच में देखिए 1800 सबसे पहले 1725 संरचनावाद, उसके बाद जो है अस्तित्ववाद का समय कितना बताए, तो अस्तित्ववाद का जो समय हम बताए आपको 1813, तो उसके बाद 1813 हो जाएगा। फ्राइडवाद का समय बता दिए 1856 से 1839 के लगभग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संरचनावाद, उसके बाद अस्तित्ववाद, उसके बाद फ्राइडवाद, उसके बाद उत्तर संरचनावाद। सभी का समय है संरचनावाद का समय क्या बताए, तो 1725। अस्तित्ववाद का समय क्या बताए, तो 1813 से 1835 ईस्वी। फ्राइडवाद का समय क्या बताए, 1856 से 1939-40 तक। और उत्तर संरचनावाद का समय 1970 के बाद बताए। तो यह ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आपके मन में जो है वो एक प्रकार से खुशी का लहर उत्पन्न होता होगा, उठ जाता होगा, खुशी से झूम उठते होंगे। चले ऐसे प्रश्न आ जाएं प्रतियोगी परीक्षा में, तो अधिकतर प्रश्न क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे।
तो सबसे पहले रस गंगाधर, रस गंगाधर किनका है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का है। काव्य प्रकाश किनका है? मम्मट जी का है। साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण इतना प्रसिद्ध ये ग्रंथ है कि इस ग्रंथ का नाम हर कोई जानता है। तो साहित्य दर्पण किनका हो जाएगा? तो विश्वनाथ जी का हो जाएगा। साहित्य दर्पण विश्वनाथ कहाँ है? यहाँ हो जाए। और वक्रोक्ति जीवितम, वक्रोक्ति जीवितम ये कुंतक जी का है, जो कि वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कुंतक हैं। तो यह सभी ऑप्शन आ गए। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का जो है पांचवा, ए का पांचवा देखिए दो ऑप्शन में है। बी का क्या होगा? साहित्य दर्पण विश्वनाथ, बी का जो हो जाए वो तीसरा हो जाएगा, बी का तीसरा। सी का क्या बताए? सी का पहला बताए या डी का क्या बताए? चौथा। तो सी का पहला, डी का चौथा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोशिश कीजिए यही प्रश्न आ जाए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था और आप रिवीजन कर लीजिएगा तो बहुत बेहतर आपके लिए हो जाएगा। अगला प्रश्न है संचारी भावों की संख्या है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो सभी लोग जान रहे हैं 33। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 33। आप हमें बताइएगा स्थायी भावों की संख्या कितनी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये बताइएगा संचारी भावों की संख्या 33 है या किस आचार्य ने माना है, यानी किस आचार्य ने अस्थायी भावों संचारी भावों की संख्या 33 माने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? फिर से वही प्रश्न आ गया, विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? इस प्रश्न को भी हम कर चुके हैं और ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है, इसका मतलब दोबारा प्रश्न ये प्रतियोगी परीक्षा में आ चुका है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा देरिदा साहब, जाक देरिदा साहब इसके क्या है? तो प्रवर्तक हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सिद्धांतों और चिंतकों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ सिद्धांत है, दूसरी तरफ उसके चिंतक हैं। सबसे पहले अनुमितिवाद क्या हो जाएगा? भट्टशंकुक। उत्पत्तिवाद भट्टलोलट। साधारणीकरण, देखिए साधारणीकरण भोगवाद भुक्तिवाद, याद रखिएगा भट्टनायक। और अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त। तो इसका बिल्कुल सही सुमेलन है, यहाँ पर भरत मुनि जो है ऑप्शन में नहीं होगा। अगला प्रश्न है भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। रस सूत्र जो है भरत मुनि की जो रस सूत्र ग्रंथ है, इसमें जो है निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र ग्रंथ है उसमें रस सूत्र की व्याख्या की गई है और उसमें जो है उसमें किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो भरत मुनि की जो ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम क्या है? नाट्यशास्त्र। उसमें रस सूत्र की व्याख्या करते हुए उसमें उन्होंने किसका उल्लेख नहीं किया है? ऑप्शन ए अस्थायी भाव, ऑप्शन बी विभाव, ऑप्शन सी अनुभाव, ऑप्शन डी व्याभिचारी भाव। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अस्थायी भाव। साथियों आज हम बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए। थोड़ा सा क्लास देख रहे हैं, क्लास का समय बहुत ज़्यादा हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को लेकर आएंगे। आज हम जो है आधे प्रश्नों का हम रिवीजन कर लिए, अब आधे प्रश्न जो बचे हैं उन सभी प्रश्नों का नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।